आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हम लोग राष्ट्रवादी चैनल हैं और सनातनी लोग हैं जो हर उसका प्रतिकार करते हैं। तो आप लोग हमें समर्थन दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी देश में क्या है, नैरेटिव की लड़ाई होती है। आज आप देखेंगे कि अभी जो बम विस्फोट हुए उसमें भी ये सब किया गया कि अभी भी ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ और इसमें जो है उनका कोई कसूर नहीं है, जबकि सब कुछ स्पष्ट है। तो ये जो नैरेटिव का जो लड़ाई है, अगर इसको आप चाहते हैं कि ये इसका कोई काट हो तो हम इससे छोटे यूट्यूबर्स को भी वो दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूँ। नमस्कार, ह्यूमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव के परिणाम लगभग आ ही गए हैं। जो कुछ बढ़त में दिखाई दे रहा है या अब तक का जो भी है, लगभग आप समझ लीजिएगा कि इसी के आसपास रहेगा। यानी जो एनडीए है वो 200 के आसपास रहेगा। हालांकि जो एग्जिट पोल आए थे उन्होंने इस बात को प्रिडिक्ट किया था कि महागठबंधन को अच्छी बढ़त, इसको एनडीए को अच्छी बढ़त मिलेगी, लेकिन इतना पे कोई भी नहीं किया था। एक दो एनालिस्ट जरूर थे जिन्होंने ये बात कही। उनमें से थे प्रदीप सिंह जी, जिनका आपका अखबार करके वीडियो चैनल है। उन्होंने ये बात कही कि 200 के आसपास जरूर रहेगा और 2010 वाली स्थिति तक पहुंच जाएंगे। तो उनका वो बहुत अच्छा रहा क्योंकि वो बहुत एक पुराने पत्रकार हैं और जाने माने पत्रकार रहे, वो जनसत्ता में रहे और आज भी अगर पूरे उसमें अगर माना जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ एनालिस्ट या यूट्यूबर हैं। कल मैंने इसका विश्लेषण किया था, जो जितने एग्जिट पोल आए थे प्लस ये जो वो था एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल था, जो उन्होंने एक दिन बाद दिया, बड़ा गहराई से उन्होंने एनालिसिस किया और उन्होंने एक मात्र मेरे ख्याल है वो था ये एग्जिट पोल था जिन्होंने टक्कर दिखाई। तो मैंने सारे जितने भी एग्जिट पोल थे और विशेषकर ये जो इंडिया एक्सिस इंडिया माई इंडिया का जो एग्जिट पोल था उसका बड़े गहराई से एनालिसिस किया, अध्ययन किया और एनालिसिस किया। तो मैं कुछ निर्णय पे पहुंचा था, क्योंकि ये जरूर है कि इस बार वो बहुत ज़्यादा हुआ, पोलिंग बहुत ज़्यादा हुई और महिलाओं ने भी पोलिंग करी। लेकिन उस दृष्टि से देखें, जो मैंने कल कहा था कि MY समीकरण इंटैक्ट रहेगा और वो इंटैक्ट ही रहा। लेकिन बाकी जो लोग, जो बड़े जो वोटर्स जो बढ़े, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा था कि क्योंकि ये मैक्सिमम वो कर चुके हैं, हर बार की तरह जो MY समीकरण है वो मैक्सिमम अपनी पोलिंग करता है, अपना जो है वोट इनको देता है इस गठबंधन को। इस बार जो बड़ा हुआ है वो उसके पीछे ये रिएक्शन भी हो सकता है। और अभी मैं देख रहा हूँ सीमांचल के काफ़ी जगह जहाँ की मुस्लिम बहुसंख्या है वहाँ बीजेपी और एनडीए गठबंधन आगे है। इसके अलावा मैंने एक बात और कही थी कि जो पिछली बार की तरह जो हुआ था इस बार नहीं होगा। जो पिछली बार एनडीए में इनको लॉस हुआ था नीतीश कुमार को, इस बार नहीं होगा। उसके पीछे कारण ये था कि पिछली बार चिराग पासवान अलग होकर लड़े, वो उन्होंने सारी उन सीटों पर लड़ाई लड़ी, उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे जिन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे, और इसका दुष्प्रभाव जेडीयू पर पड़ा, तो बीजेपी पर नहीं पड़ा, क्योंकि बीजेपी तब भी जो है लगभग टॉप की 2 पार्टी में थी। 75 उसके थे, 76 शायद इसके थे, वो आरजेडी के थे, या 77 रहे होंगे, तो आसपास ही थे दोनों। लेकिन ये एकदम पे 43 पे आ गए। इस बार जो कमान थी इसकी, एनडीए की जो कमान थी वो रही अमित शाह के पास। उन्होंने सबसे पहले निश्चित ये किया, क्योंकि अमित शाह एक बहुत अच्छे लर्नर है, वो जानता है कि कहाँ पर क्या कमजोरी है, और अगर उनको जाने का कहा जाता तो इसमें 2 राय नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपने गठबंधन का सुदृढ़ीकरण किया, एकीकरण किया, उनके जितने भी फॉल्ट लाइन्स थी वो दूर करी, और उसका परिणाम सामने है। इन चुनाव में एक बात आप ध्यान रखिएगा, इन चुनाव में अगर देश में कोई युवा नेता के रूप में उभरा तो चिराग पासवान है, न कोई राहुल गांधी, न कोई अखिलेश, न कोई ये तेजस्वी, कोई नहीं। इकलौता व्यक्ति इस समय देश में ऐसा है जो कि
एक युवा नेता के रूप में उभरा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो जाति पाति से ऊपर उठ करके सबके प्रिय हो सकते हैं। और भविष्य भविष्य जो है चिराग पासवान का है, ये आप मान के रख लीजिएगा। आप आज मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, कल नहीं होगा ये नहीं कह रहा मैं, अभी होगा या 5 साल बाद 10 साल बाद। अभी बहुत युवा है, लेकिन वो एक न एक दिन जो है सबसे बड़े नेता के रूप में इस देश में उभरेंगे। तो स्पष्ट लगभग हो चुका है कि न्यूनतम उसमें पहुंच गए हैं। ये जो महागठबंधन, इससे नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। और इसमें इसके जो परिणाम सामने आएंगे, पहली बात तो मैं एक चीज बताता हूं कि जो राहुल गांधी ने जो बम फोड़े, तो एक्चुअली वो बम तो उसने तेजस्वी के लिए फोड़े थे, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता है कि जब तक जो कंपटीटर है, कंपटीटर माने बीजेपी नहीं, जो उसका कोर वोट है, मुस्लिम वोट है, जब तक वो उसकी तरफ नहीं आया तब तक उनका सर्वाइवल मुश्किल है। और उसके जितने भी साझेदार हैं उनको हराना बहुत जरूरी है। तो उसने ये पक्का कर दिया था कि जिस ढंग से उसने राहुल गांधी ने जो प्रचार किया, वोट चोरी, जनता जानती है कि यार मैं वोट दे रहा हूं तो किसका वोट चोरी हुआ, हर कोई ये जानता है। और जो अभी चुनाव जो हुए, अभी जो SIR जो हुई, उसमें जितने भी लोगों को निकाला गया, कोई किसी ने भी कंप्लेंट नहीं करी कि मेरा वोट कट गया है, किसी ने भी नहीं किया। तो यानी जो फालतू वोट थे वो हट गए। और जनता इस बात को जानती थी, वो लगा रहा, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसको सिर्फ एक चमकना था कि भाई मैं प्रचार कर रहा हूं, इसका क्या फर्क पड़ेगा ये उसको पता नहीं, ये इसकी उसे चिंता नहीं है। एनीवेज, तो जो उसने बम फोड़ा वो एक आत्मघाती बम फोड़ा। आपने देखा वो हमेशा कहता है कि मैं आज न्यूक्लियर बम फोड़ रहा हूँ, कल हाइड्रोजन बम फोड़ रहा हूँ, कल मैं एटम बम फोड़ रहा हूँ। और हालांकि होते वो ये मूली के पराठे के खा करके जो करता है वो वाले बम होते हैं, और कोई बम नहीं होते। तो ये भी अपने में एक बहुत बड़ा सीख है। इस सीख को कौन लेगा? इसको लेगा जो है अखिलेश भी सोचने को मजबूर हो जाएगा। पिछली बार तो इन्होंने लड़ा था, 2 यूपी के 2 लड़के दोनों डूब गए थे। अब की जो है ये समझ गया कि नहीं, ये जो है वो नहीं करेगा, यह आदमी जो है हमको भी डुबाएगा। और आप इस बात को देख लीजिएगा, बहुत संभावना इस बात की है कि यूपी में इनका अलायंस ना हो, चाहे मुस्लिम वोट बढ़ जाए, अगर वो ही सोचते हैं। और एक चीज बताऊं मैं, इस चुनाव का एक बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि मुस्लिम भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि यार हम कब तक दरिया बिछाएंगे, हमें कोई पूछता है नहीं। जो ये वाला था, जो मल्हा, क्या नाम है इसका, VIP पार्टी का साहनी, मुकेश साहनी, तो मुकेश साहनी की हालत हो गई, एक या 2 सीट भी नहीं आ पा रही है। और वो मुकेश साहनी, उसको तो बना दिया इन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया, उसको घोषित कर दिया। लेकिन जो 17-18% जनसंख्या मुस्लिम की थी, उसको उन्होंने वही समझा दरी उठाने वाला। तो खैर ये चीज जो है कंफर्म हो गई। तो महागठबंधन में एक चीज मैं आपको और कर रहा हूं, अगर महागठबंधन में राहुल गांधी राहु की तरह लगे, तो एक शख्स और है, योगेंद्र यादव, वो उसने जो है बाकी जो कुछ बचा खुचा था वो पूरा कर दिया। आप योगेंद्र यादव का इतिहास उठा के देखें, जहां जहां वो गया, जिसका उसने समर्थन किया, उसका सफाया हुआ। तो अकेले राहुल गांधी कोई दोष मत दें, योगेंद्र यादव का भी उतना ही योगदान है। तो खैर, अब एक चीज निश्चित है, एक बहुत बड़ी चीज निश्चित है कि अब RJD कभी भी एक पावर के रूप में नहीं उभरेगी, क्योंकि बहुत कुछ मुस्लिम जो है ऑल इंडिया AIMIM की तरफ चले जाएगा, ओवैसी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। उन्होंने देख लिया कि इनके साथ रहते हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं, और कुछ नहीं तो एक इस्लाम के नाम पर, एक मुसलमान के नाम पर एक ऐसे अखिल भारतीय नेता को खड़ा करो जो उनके पास ओवैसी के रूप में जो अपने को प्रोजेक्ट करते हैं। और उन्होंने, ओवैसी ने कहा भी था कि भाई मुझे महागठबंधन में ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ये वही जाने, लेकिन ये बात जरूर हुई थी। तो ये ऊपर से सबसे बड़ा, मैंने एक वीडियो में पहले कहा था कि जो जन स्वराज का ये वो है, प्रशांत किशोर है, इसका वो ढक्कन लग जाएगा। और मेरी बात सच साबित हुई। क्यों? सिर्फ इसका दोष नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने जो वैकल्पिक राजनीति की जो बात करी थी, ये मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, तो उसने जो है एक वैकल्पिक, और जो उसका परिणाम निकला, तो उसने एक वैकल्पिक राजनीति को, की संभावनाओं को खत्म कर दिया। तो उसी संभावना में जो है ये मारा गया। कौन? प्रशांत किशोर भी, क्योंकि लगभग ये वही बातें कर रहा था। और शायद
केजरीवाल ने अपने टाइम पर इससे भी सलाह दी होगी चुनाव के टाइम पर, ऐसा मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन इन्होंने कई जगह वो लिया। तो पहली बात तो एक स्पष्ट हो गई कि अब बिहार में आरजेडी कोई सत्ता का केंद्र नहीं रहेगी, मतलब वो टक्कर में कभी नहीं रहेगी, आप मान के चलिए। लेकिन उससे बिहार को एक फायदा होगा, और वो फायदा क्या होगा कि अब इन्वेस्टर्स यहां आकर के इन्वेस्ट करने में डरेंगे नहीं। जो उनकी एक हिचक रहती थी कि कल के दिन फिर आरजेडी आ जाएगी, कभी सत्ता में आ जाएगी और यहां जंगल राज कायम हो जाएगा, वो डर अब खत्म हो जाएगा। ये बिहार के लिए बहुत शुभ सूचना है, शुभ संकेत है, और ये नीतीश और बीजेपी के लिए भी एक वो है कि अब वो इसका विकास करें। जरूरी नहीं है कि वो लोग पलायन नहीं करें, अब वहाँ ऐसे हालांकि विकास काफी कुछ हुआ, लेकिन एक डर कम हो गया। अब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, क्योंकि केंद्र में जो है तो अभी बीजेपी की सरकार है, और अगले 10-15 वर्ष तक मुझे नहीं लगता कि ये सरकार जाएगी। तो डबल इंजन अगर यहाँ रहेगा तो विकास होने की जो है संभावना पूरी की वो है। अब मैं SIR की बात करूं, जिसका इन्होंने बड़ा विरोध किया, इन्होंने नहीं, राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने क्यों किया? राहुल गांधी को पता था कि हमारा सफाया होना है और हमारे साथ ये भी डूबना है, तो उसने एक हमेशा सेफ साइड दिया SIR का विरोध करने का। तो अभी आप देखिए, कल से वो यही कहेंगे, इस इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे और SIR पे जो है उंगलियां उठाएंगे। आज भी उठाने लग गए, इलेक्शन कमीशन पे अभी लगे उनके नेता बोलने। तो ये जरूर होगा। और आप एक बात और मान लीजिए कि यहां से भी कांग्रेस का चैप्टर परमानेंटली क्लोज हो गया। 4 सीट अभी तक उनके लग रहा है, जिसमें लीड ले रखी, कम ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, ज्यादा से ज्यादा होगी तो 5 होगी। उससे बेहतर प्रदर्शन जो है कम्युनिस्टों ने किया। जो CPI ML और CPM या CPI का जो है, उन्होंने 5 सीटें ली, अभी तक उनको 5 सीट में लीड है। तो और देखिए, मैं चिराग पासवान की बात क्यों कर रहा हूं? पिछले चुनाव में चिराग पासवान अकेले लड़े थे, उन्होंने सिर्फ नीतीश को नहीं वो किया, डुबाया, वो खुद भी डूबे और उनकी एक मात्र सीट आई। लेकिन आज उनका स्ट्राइक जो है, सक्सेस स्ट्राइक जो है, सबसे ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा तो खैर शायद बीजेपी का ही है, क्योंकि 101 में से अभी तक 91 सीट उनकी है, तो वही होगा। लेकिन इनको भी जितनी मिली है 29 सीट में से 21-22 के आसपास है, तो ये भी सबसे बड़ा ग्रैंड सक्सेस है। और इसके लिए जो है सबको वो करना चाहिए। आप ये देखिएगा, अभी भविष्य में आरजेडी वाले भी डोरे डालेंगे चिराग पे। लेकिन चिराग ने पिछली बार एक बात अच्छी जो करी, उन्होंने अपनी आस्था नहीं बदली। उन्होंने एनडीए से बाहर जरूर हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा हुआ है, और मोदी जी ने इस बात को जो है, उनको चिराग को जो है आशीर्वाद दिया, केंद्र में भी लाए। और इस बार भी जो चिराग को, मतलब जैसे अक्सर होता है कि पिछले चुनाव की सक्सेस को देख करके ही अगले चुनाव में ये सब किया जाता है, लेकिन उन्होंने वो देख लिया था कि इसके अंदर पोटेंशियल है, और उन्होंने उसको उस हिसाब से सीट दी। तो चिराग का फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और एक महिलाओं का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि महिलाएं शुरू से ही इनके पक्ष धर रही हैं नीतीश की। और जो ये 10,000 का मामला था जो वो दिया है, उन्होंने करके दिखाया है। खाली ये नहीं कि उन्होंने बोल दे कि हाँ हम देंगे या करेंगे। उन्होंने 10,000 का जो दिया, वो अपने में एक बहुत बड़ी बात है, और उससे पहले शुरू से करते आ रहे हैं। महिलाओं को जितना सम्मान यहाँ मिला, नीतीश ने जितना आगे बढ़ावा दिया, नीतीश का अपना एक वोट में एक महिला है, और एक जो अति पिछड़े लोग हैं, जो ईबीसी जो लोग हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, ये उनका रहा, और उन्होंने अभी भी साथ नहीं छोड़ा। तो आप देख लीजिएगा, ये जो चुनाव के जो परिणाम है, ये पूरे भविष्य का जो है एक खाका है। और ये जो है, ये चुनाव एनडीए का जीतना देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए होगी कि अब वो विकास में जो अवरोध है, धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। हालांकि अभी भी समस्या जो है बंगाल है, क्योंकि बंगाल में जिस तरह घुसपैठियों को मिला है, जिस तरह शरण मिली है, और वहां घमासान चल रहा है। और क्योंकि बंगाल इसलिए कि आजकल भारत को जो बांग्लादेश से जो है, जो नया फ्रंट खुल रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, वो वाया ईस्टर्न, वो खुद कह चुका कि अब हमारा वो होगा ईस्टर्न उससे। तो ये जो बम विस्फोट हुए हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं इनका हाथ जरूर होगा।
तो आप देखिएगा इस ग्रैंड सक्सेस ने बिहार को एक भय मुक्त शासन देना सुनिश्चित कर दिया और एक विकसित शासन भी। और आप निश्चित मानिए कि अब वहाँ इन्वेस्टर्स आएंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अभी पूरा रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा, लगभग लगभग यही रहना। नमस्कार। आप मेरे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको वो करिएगा।